Hello students and welcome back to the next lecture of relations and functions. और अगर आप लोगों को याद हो तो इसके पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी और जैसा मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में भी बताया था कि अब हम बात करेंगे इसमें जो दो शब्द हैं उनमें से एक शब्द की विच इज कॉल्ड रिलेशंस। देखो ये ऐसा वर्ड है जिसको हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे भाई बहन का भाई से रिलेशन, मदर का फादर से रिलेशन, बच्चे का अपने फादर से रिलेशन एंड सॉन एंड सॉन। तो जैसे वहां पे हमारे पास रिलेशंस होते हैं वैसे ही यहां पे भी रिलेशंस होते हैं। वहां पे रिलेशंस होते हैं पर्सन्स के बीच में, यहां पे जो रिलेशन होता है वो होता है सेट्स के बीच में। तो जैसे रिलेशन बनाने के लिए हमें दो पर्सन्स की जरूरत होती है वैसे ही मैथ्स में भी रिलेशंस डिफाइन करने के लिए हमें दो सेट्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। से मैंने यहां पे एक सेट बना लिया ऐसे, से दिस इज ए, और इसमें अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिख लिया, से S1, S2, S3, S4 एंड S5। और यहां पे मैंने एक और सेट ले लिया B, इसमें मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, से 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो यहां पे जो सेट A है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के नाम, और ये जो दूसरा सेट B है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ नंबर्स, या बेसिकली मैं कह सकता हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बर्थडेज दैट अ स्टूडेंट हैज सेलिब्रेटेड। यानी ये नेम्स है, ये बर्थडेज है। अब मैंने कहा भाई S1 कितने बर्थडेज मना लिया, वो कहता सर 14। तो मैंने कहा ठीक है, S1 को मैंने यहां पे मिला दिया 14 से। फिर मैंने पूछा S2 से कितने बर्थडे मनाए, तो वो कहता सर 15। तो मैंने S2 को 15 से मिला दिया। फिर मैंने पूछा S3 से, वो कहता सर 16। तो मैंने S3 को 16 से मिला दिया। फिर मैंने पूछा S4 से, तो वो कहता सर 15। तो मैंने इसको भी 15 से मिला। फिर मैंने पूछा S5 से, वो कहता सर 17। तो मैंने इसको भी 17 से मिला। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहां पे ये जो नाम है इनको एसोसिएट कर दिया विद द नंबर ऑफ बर्थडेज ही और शी हैज सेलिब्रेटेड। यानी यहां पे बेसिकली हमने क्या किया है, एक तरह से इस सेट के एलिमेंट्स को एसोसिएट कर दिया है विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। या हम कह सकते हैं कि हमने इस सेट के एलिमेंट्स को रिलेट कर दिया विद द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। या फिर हम कह सकते हैं कि इस सेट में जो नाम थे उनको हमने रिलेट कर दिया विद द नंबर ऑफ बर्थडेज ही और शी हैज सेलिब्रेटेड। तो इसलिए मेरे बच्चों ये जो है ये क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और इस रिलेशन की खासियत क्या है कि भाई नाम जो है, नाम एसोसिएटेड है और रिलेटेड है विद द नंबर ऑफ बर्थडेज ही और शी हैज सेलिब्रेटेड। सो दैट्स व्हाई वी विल से कि भाई दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इज दैट ओके? फिर सपोज हमने एक और एग्जांपल ले लिया। अब हमने फिर से एक सेट लिया, सपोज P। इसमें हमने फिर से अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के नाम रखे, से S10, S12, S15, S19। इज दैट ओके? ये मैंने अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का नाम रखा। फिर मैंने यहां पे एक और सेट ले लिया Q। इसमें मैंने इस बार कुछ टाइप्स ऑफ मूवीज लिख दी, जैसे मैंने कहा कि भाई हॉरर मूवी, जैसे मैंने कहा कि भाई कॉमेडी मूवी, जैसे मैंने कहा कि भाई एनिमेटेड मूवी, जैसे मैंने कहा कि भाई साइंस फिक्शन वाली मूवी। और कौन से टाइप की मूवी होती है, हम लोगों ने तो बहुत सारी देखी हुई है, कौन सी होती है, एक्शन वाली मूवी। इज दैट ओके? एक होती है ऑफ कोर्स भाई जो प्यार व्यार वाली होती है, कौन सी बोलते हैं उसको हम लोग भाई, ऑफ कोर्स अफेयर टाइप मूवी। इज दैट ओके? या ऑफ कोर्स कई कहेंगे सर अफेयर नहीं होता है, कोई बात नहीं भाई, नाम ठीक कर देते हैं, एक्शन और रोमांटिक मूवी। अब मैंने पहले वाले बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार
S10 एक बात था, तुझे इनमें से कौन सी मूवीज पसंद है? वो कहता सर मुझे पसंद है कॉमेडी और साइंस फिक्शन वाली। तो मैंने S10 को इन दोनों से एसोसिएट कर दिया, रिलेट कर दिया। फिर मैंने पूछा S12 से। S12 कहता कि सर आई हेट मूवीज, मैं मूवीज नहीं देखता। मैंने कहा ठीक है, फिर S12 को किसी से भी रिलेट नहीं करते। फिर मैंने S15 से पूछा, ये कहता सर मुझे कॉमेडी भी पसंद है और मुझे साइंस फिक्शन भी पसंद है और मुझे एक्शन भी पसंद है। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर सबसे कर देते। और फिर मैंने जब S19 से पूछा तो भाई ये निकला आशिक टाइप का बंदा, ये कहता सर मुझे रोमांटिक पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे को इससे रिलेट कर देते। तो यहां भी अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने इस सेट के एलिमेंट्स को इस सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या कर दिया? एसोसिएट कर दिया, रिलेट कर दिया, है कि नहीं? अब यहां पे हमने कैसे रिलेट किया, क्या प्रॉपर्टी से रिलेट किया? कि हमने नेम ऑफ द स्टूडेंट्स को रिलेट किया है विद द टाइप ऑफ मूवीज ही और शी लाइक्स। इज दैट ओके? तो हमारे पास ये भी एक रिलेशन है और ये भी क्या है? एक रिलेशन है। इज दैट ओके? अब अगर मैं इस रिलेशन को लिखना चाहूं, ऑफ कोर्स दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो हम कहेंगे कि भाई दिस, सपोज मैंने इसका नाम रख दिया ए, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और अगर इसी रिलेशन को मैंने मैथमेटिकली लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखिएगा। आर इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग, रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे? सेट की फॉर्म में। कैसे? देखो S1 एसोसिएटेड है 14 से, इसलिए हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर S1, 14। फिर S2 किससे रिलेटेड है? 15 से, तो हमने कहा S2, 15। फिर S3 किससे है हमारे पास? 16 से, तो हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर S3, 16। फिर हमने कहा S4 किससे है? 15 से, तो ऑर्डर्ड पेयर S4, 15। एंड देन S5 किससे है? 17 से, तो ऑर्डर्ड पेयर S5, 17। तो ये हमने इस रिलेशन को लिख डाला मैथमेटिकली। इज दैट ओके? अब बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे इस रिलेशन को भी लिखना हो तो हम कहेंगे, सपोज अगर ये वाला रिलेशन R1 है, मैं इसका नामकरण R2 कर देता हूं कि R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट P टू सेट Q। ये है रिलेशन फ्रॉम P टू Q। अब इसको भी अगर मुझे लिखना हो सेट फॉर्म में तो हम इजीली लिख सकते हैं। कैसे? अब देखो S10 किससे एसोसिएटेड है? कॉमेडी और साइंस फिक्शन। तो हमने कहा भाई S10 को कर दो कॉमेडी के साथ और S10 को कर दो साइंस फिक्शन के साथ, तो ये आ गए दो ऑर्डर्ड पेयर्स इस एक के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर S12 किसी से भी नहीं है तो कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला। फिर S15 कॉमेडी, साइंस फिक्शन और एक्शन, इसलिए S15 के साथ आ गया कॉमेडी, S15 के साथ आ गया भाई और कौन सा? साइंस फिक्शन, और S15 के साथ आ गया हमारे पास एक्शन। फिर हमने कहा कि S19, अब S19 क्योंकि एसोसिएटेड है किससे? रोमांटिक मूवी से, तो हमने लिख दिया ये और ये सेट कर दिया 1। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, हमने इस रिलेशन को भी लिख लिया मैथमेटिकल फॉर्म में, ऑफ कोर्स सेट की फॉर्म में, और इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इज दैट ओके? याद आया ना, सेट्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तो देखो बड़ी सीधी सी साधारण सी भाषा है कि रिलेशन क्या हुआ, बट जैसा मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था सेट्स में कि हम लोग ऐसे वेग लैंग्वेज में नहीं चलते कि भाई ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। मैथ्स में हम हमेशा चलते हैं मेरे बच्चों डेफिनेशंस के हिसाब से। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एंड मेरे हिसाब से अब वो रिलेशन की डेफिनेशन आप यहां से बड़ी इजीली समझ सकते हो। यानी अगर मैं यहां पे कह दूं कि व्हाट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर इसकी डेफिनेशन में आपसे पूछूं तो अब काफी हद तक मुझे लगता है काफी बच्चों को पता लग गया होगा, कुछ को नहीं पता लगा। आइए जरा फिर से देखते हैं इसको एक बार ध्यान से। देखो जब हमने यहां पे रिलेशन लिखा, इसमें क्या आ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी पहले सेट में कुछ एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट्स है, उनसे हमारे पास क्या बने? कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स बने। और वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बना उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया?
रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब एक सेट है, दूसरा सेट है, उनसे ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, ऐसी चीज कहां आती है? याद आया कुछ? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। बिल्कुल ठीक, ऐसी चीज कहां पे आती है हमारे पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे मैं एक चीज कह सकता हूं कि यहां पे अगर मैं लिख लूं A क्रॉस B, अगर मैं यहां पे लिखूं A क्रॉस B, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में आएंगे। इनफैक्ट और भी बहुत सारे आएंगे, बट ये तो सारे आएंगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। यानी ये सारे एलिमेंट्स अगर A क्रॉस B में आ रहे हैं तो आई कैन से हियर दिस सेट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली यहां भी अगर तुम ध्यान से देखो, ये जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, अगर मैं यहां पे एक सेट ले लूं P क्रॉस Q, तो ध्यान से देखिए ये सारे एलिमेंट्स भी इसमें आएंगे। यानी आई कैन से दिस इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। इज दैट ओके? यानी अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से हमें एक चीज समझ आई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, I think all of you can answer now. That is a relation from set A to set B is any subset of A cross B। यानी A क्रॉस B का कोई भी सबसेट ले लो, चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा, उस सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो ये है भाई हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। आई होप क्लियर है यहां तक। ये ध्यान से, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। अगर ये नहीं समझ आई, ये हमें नहीं पता लगा, तो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। इज दैट ओके? इसका मतलब बेसिकली हमें ये चीज समझ आ रही है कि रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट है A क्रॉस B का। इज दैट ओके? अब ये जो हमने रिलेशन लिखा है कि भाई इन जनरल अगर मैं आपको कह दूं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेट है सपोज A जिसमें एलिमेंट्स है से -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, और यहां पे हमारे पास एक सेट है बेटा B जिसमें एलिमेंट्स है सपोज -1, 0, 1, 2, 4 एंड 9। अब से मैंने यहां से -2 को एसोसिएट कर दिया 4 के साथ, -1 को कर दिया 1 के साथ, 0 को कर दिया 0 के साथ, 1 को कर दिया, सॉरी 1 को मैंने कर दिया गलत, 1 को कर दिया मैंने 1 के साथ, 2 को मैंने कर दिया 4 के साथ एंड 3 को मैंने कर दिया 9 के साथ। तो ध्यान से देखो, यहां पे मैंने इस सेट के एलिमेंट्स को इधर रिलेट किया हुआ है। इनफैक्ट ये क्या बन गया हमारे पास? एक रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये जो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको बोलते हैं बेटा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से हमने शो किया हुआ है कि कैसे एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हैं। इज दैट ओके? बट हर जगह पे हम लोग एरो डायग्राम नहीं बना सकते। तो अगर मुझे इस रिलेशन को लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं? सपोज अगर मैं इस रिलेशन का नामकरण कर दूं R, तो R को मैं कैसे लिखूंगा भाई? R इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या है मेरे पास? ऑफ कोर्स -2, 4, -1, 1, then 0, 0, then 1, 1, then 2, 4 and then 3, 9। तो ये हमने इस रिलेशन को मैथमेटिकली लिख डाला। एरो डायग्राम तो एक तरीका है ही लिखने का, बट हर जगह एरो डायग्राम नहीं बनेगा। तो हमने कैसे लिख दिया? ऐसे। इज दैट ओके? दिख रहा है भाई ये एक रिलेशन तो है ही है, क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट तो है ही है। तो रिलेशन को लिखने का सबसे पहला तरीका ये है, क्योंकि रिलेशन क्या एक सेट ही तो है, तो हमने सेट को लिख दिया ऐसे। एंड ऑफ कोर्स ये कौन सी फॉर्म में लिख लिया हमने इस रिलेशन को? रोस्टर फॉर्म में। भाई एलिमेंट्स लिस्ट अप किए हैं तो कौन सी फॉर्म है ये? रोस्टर फॉर्म। अब अगर ये एक सेट ही है तो सेट को तो लिखने का एक और तरीका होता है। याद करो जरा, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, याद आया कि नहीं? क्या था हमारे पास?
सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी रिलेशन को अगर हम लिखना चाहें तो हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? सेट बिल्डर फॉर्म में हम हमेशा क्या लेते हैं? एक आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो यहां भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे। तो आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने लेना है, तो यहां पे किस टाइप का होगा? ऑर्डर्ड पेयर x, y टाइप। यहां पे जो हमारे पास आर्बिट्ररी एलिमेंट होना है वो क्या होना है? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब तो यहां से अगर हम लिखें x और y में हमें रिलेशनशिप लिखना है, यानी ये पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड तो है, बट बाय व्हाट रिलेशन? बताओ तुम सोच के। कईयों ने सोच लिया, मुझे लगता है। नजर आ रहा है यहां पे कि जो y है बेसिकली वो किसके इक्वल है? x स्क्वायर के। एंड हियर ऑफ कोर्स x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये हमने इसी रिलेशन को लिख दिया कौन सी फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी एक रिलेशन को अगर हमने लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड इनफैक्ट इतना ही नहीं, रिलेशन को एक तीसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? इसको हम लिखेंगे ऐसे, देखो हमने जैसे यहां पे लिखा ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तो हम उसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इस रिलेशन का नाम R है तो हम कहेंगे X कैपिटल R Y। दिस इज रेड एज X इज रिलेटेड टू Y। X कैपिटल R, Y का मतलब हुआ X इज रिलेटेड टू Y। यानी X क्या है यहां पे? पहले सेट का आर्बिट्ररी एलिमेंट। Y क्या है यहां पे? दूसरे सेट का आर्बिट्ररी एलिमेंट। यानी X कैपिटल R Y का मतलब हुआ कि इस सेट का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट X इज रिलेटेड विद इस सेट के एक आर्बिट्ररी एलिमेंट Y के साथ। तो दिस इज रेड एज X इज रिलेटेड टू Y, I डबल F, इफ एंड ओनली इफ। I डबल F का मतलब इफ एंड ओनली इफ। तो X इज रिलेटेड टू Y इफ एंड ओनली इफ y is equal to x square where x belongs to a and y belongs to b। तो एक रिलेशन को लिखने का तरीका ये तीसरा भी है। ऐसे लैंग्वेज में भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका कोई आज सच नाम नहीं है, बट रिलेशन को लिखने का ये तीसरा तरीका भी होता है। तो यानी मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि एक रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर ऑफ कोर्स ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आई होप क्लियर है यहां तक। तो भाई ये है रिलेशन के बारे में कुछ चीजें कि भाई डेफिनेशन क्या होती है और उसको लिखा कैसे जाता है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि आज सच कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, इसमें हमें दो चार और बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे हम लोगों ने ये ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे, देखो लिखे कि नहीं? तो हमने यहां पे क्या किया, जब ये ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्रीज का सेट है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी अगर मैं यहां पे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनकी जो पहली एंट्रीज है, इनका अगर मैं एक सेट बना लूं तो उसको मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। ये वर्ड्स ध्यान से जगह जगह यूज होनी है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। इज दैट ओके? ऐसी अगर मैं एक सेट बना लूं, सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास लिखे हुए हैं रिलेशन के अंदर, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ये सेकंड एंट्रीज, अगर मैं इनका एक सेट बना लूं बेटा तो ये कहलाता है रेंज ऑफ दिस रिलेशन। इज दैट ओके? तो डोमेन और रेंज दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो डोमेन क्या है? एक सेट है, किसका सेट? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। रेंज क्या है? एक सेट है, किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसके साथ साथ एक और वर्ड जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज कोडोमेन। कोडोमेन जो है वो है फर्स्ट सेट। यानी जब भी हम लोग
कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये है एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी जब भी हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इसमें ये जो हमारे पास पहला सेट है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। तो पहला जो सेट है दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनका हम रिपीटेडली यूज करेंगे, कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। आई होप क्लियर है। अब इसके साथ साथ एक दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए, जैसे अगर आप इसमें देखें ध्यान से, भाई -2 किससे एसोसिएटेड है, 4 से, तो इसलिए हम लोग कहेंगे इमेज ऑफ -2 इज इक्वल टू 4। -1 किससे एसोसिएटेड है, 1 से, तो हम कहेंगे इमेज ऑफ -1 इज 1। 0 किससे एसोसिएटेड है, 0 से, यानी इमेज ऑफ 0 इज 0 एंड सो ऑन। इज दैट ओके? यानी जो सेकेंड एंट्री है उसको हम बोलते हैं पहले की इमेज, एंड जो पहली एंट्री है उसको हम बोलते हैं दूसरे की प्री इमेज। यानी यहां अगर कोई हमसे पूछे कि भाई प्री इमेज ऑफ 9 क्या है, तो 3। अगर कोई हमसे पूछे कि प्री इमेज ऑफ 1 क्या है, प्री इमेज ऑफ 1, तो हम लोग कहेंगे 1 एंड -1। 1 की प्री इमेज 2 है। इज दैट ओके? तो इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। आई होप ये भी आसान सी चीज है। अब इसके साथ साथ जो एक आपको लास्ट चीज यहां पे जो पता होनी चाहिए बेटा, वो है रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन सेट ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बेटा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यानी रिलेशन बनाने के लिए हमें 2 सेट चाहिए, एक चाहिए सेट ए, एक चाहिए सेट बी। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो दोनों सेट है वो दोनों के दोनों सेट क्या हैं, सेट ए ही है, मतलब ए टू ए। तो जब भी हम कहें रिलेशन ऑन सेट ए, या हम लोग कहें रिलेशन इन सेट ए, मतलब ऑन सेट ए चाहे इन सेट ए, दोनों का मतलब है रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। इज दैट ओके? ये शब्द हैं जो हम रिपीटेडली यूज करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों ने, मुझे लगता है, एक रिजल्ट अपने आप बना लिया होगा, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मेरे ख्याल से ये रिजल्ट लिख लिया होगा कईयों ने। बोलो क्या आएगा ये वाला रिजल्ट, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो रिलेशन है क्या, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आई कैन से नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सेम एज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। और एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। याद करो पहला चैप्टर, यानी 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। या इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ए क्रॉस बी में मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था आपको, क्या होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये भी एक रिजल्ट है जिसका हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ये तो आप अपने आप ही बना सकते हो। इज दैट ओके? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा जो रिलेशन से रिलेटेड हम लोगों ने यूज करनी है इस चैप्टर में, एंड नॉट ओनली इन दिस, बल्कि 12th में भी। जैसा मैंने आपको कहा था, कैलकुलस पढ़ना है हमने, डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। तो इसलिए मैं चाहता हूं ये सारा बेसिक पार्ट आपको अच्छे से आए, और वो अच्छे से तभी आएगा जब आज के लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज करोगे। तो ये है रिलेशंस पार्ट की पूरी थ्योरी, एंड इसी के साथ अब मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं, और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।